नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज यूपी बोर्ड वर्ष 2017 में 12th एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र का जो बोर्ड पेपर है उसका फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। पूरे 21 प्रश्नों का पूरा सोल्यूशन। इससे पहले वर्ष 2016, 20 और 23 का पेपर आपको मिल चुका है और इसके बाद आपको वर्ष 2017, 18, 19 इन वर्षों का पेपर मिलेगा। पूरे 6 वर्षों के पेपर आपके पास हो जाएंगे। तो देखते हैं इसी क्रम में हम आज का वर्ष 2017 का पेपर और 3 वीडियो हमारे चैनल पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की, जिसमें 282 एमसीक्यू कराए गए हैं, उनको आप जरूर देख लें। तो देखिए, अगर आप 6 वर्षों के पेपर लगा लेते हैं तो कम से कम 40-45 नंबर आप स्कोर करेंगे 50 में। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू 5 एमसीक्यू 5 नंबर के जो होते हैं उनमें से पहला है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन करती है। किसने कहा? देखा जाए तो यही उत्पादन का यानी प्रोडक्शन का परिभाषा भी, यानी प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स। यानी उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। तो ये कहा था एएच स्मिथ ने। पहला ऑप्शन सही होगा। एली, इन्होंने, ये भी एली जी ये इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने भी परिभाषा दिया था। किसका? तो इनकी बड़ी फेमस परिभाषा है एली की। इन्होंने दिया था एक बाजार की परिभाषा। बाजार की परिभाषा एली ने दिया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये, और रॉबिन्स, ये है रॉबिन्स में क्या है दोस्तों, इन्होंने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी। इनकी बुक आई थी रॉबिन्स की 1932 में, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन एक होगा एएच स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन, उत्पादन के उपादान होते हैं तो 5 उपादान होते हैं, जैसे कि आपको पता है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, ह्रासमान प्रतिफल का नियम किस क्षेत्र में लागू होता है, ये पूछा गया है। तो प्रतिफल ह्रासमान नियम, जिसको घटती लागत का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उत्पादन उपज में वृद्धि करने के लिए श्रम और पूंजी में वृद्धि करते हैं तो जो आपको आउटपुट मिलता है, आउटकम जो मिलता है वो घटती हुई दर से मिलता है, घटती हुई अनुपात में, उसी को कहते हैं। तो अगर ये पूछा होता प्रमुख रूप से प्राय किस क्षेत्र में लागू होता है, तब लगाते कृषि के क्षेत्र में। लेकिन ये एक सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है जो सभी क्षेत्रों में उत्पादन के लागू होता है। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये किसका कथन है? कैनन, रॉबिन्स, पीगू, मार्शल। कैनन जो है, इन्होंने भौतिक कल्याण संबंधी जो परिभाषा है उसका समर्थन किया था। रॉबिन्स, इन्होंने परिभाषा दिया था जो मैंने आपको अभी बताया, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। पीगू, इन्होंने भी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा का समर्थन किया। मार्शल ने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी। मार्शल की बुक आई थी 1890 में। उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखिए, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये कहा था यहां पर रॉबिन्स ने। तो यही ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की नहीं है? तो समरूप वस्तु, ये पूर्ण प्रतियोगिता की है। अधिक विक्रय भी है और अधिक क्रेता, यानी अधिक विक्रेता अधिक क्रेता दोनों है। तो राइट ऑप्शन विक्रय लागत, ये इसमें राइट हो जाएगा, ये नहीं है। बाजार की परिभाषा लिखिए, वही एली की जो परिभाषा है वो आपको बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या उस परिभाषा में कहा गया था कि बाजार वह स्थान है, यानी वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाली शक्तियां कार्यशील होती हैं, उसे बाजार कहते हैं। ठीक है, और यह परिभाषा दी थी एली ने। तो आप ऐसे करके इकोनॉमिस्ट का नाम नीचे लिख देंगे, इससे एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों, यही सबसे अच्छी परिभाषा है बाजार की। कि देखिए, इसकी सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि बाजार वह क्षेत्र होता है जहां पर, यानी किसी वस्तु, देखा जाए तो वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु विशेष की कीमत का निर्धारण करने वाली शक्तियां सक्रिय होती हैं या कार्यशील होती हैं, उसी को बाजार कहते हैं। और इकोनॉमिस्ट का नाम आप लिख देंगे ऐसे करके, एली ने दिया था इसको, तो ऐसे आप लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब देखिए अगला क्या है, यहां पर बाजार को ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई क्षेत्र जहां पर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाली शक्तियां सक्रिय हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, सामान्य कीमत से आप क्या समझते हैं? सामान्य कीमत, इसको कहते हैं नॉर्मल प्राइस। देखिए 2 चीजें होती हैं कंसेप्ट, एक होता है बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस और एक होता है सामान्य कीमत।
यानी नॉर्मल प्राइस। तो अब इसको ऐसे समझिए कि जो बाजार कीमत होती है वो कहा जाता है कि जो बाजार कीमत है, मार्केट प्राइस है, वो सामान्य कीमत यानी नॉर्मल प्राइस के इर्द गिर्द इधर उधर घूमती है। इसको एग्जांपल से ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे आप आलू खरीदने गए तो आपने आलू की वहां पर कीमत थी जैसे कि मान लीजिए 30 रुपए पर केजी के रेट से वहां पर आलू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस स्थिति में जैसे आपने ये कहा कि यानी थोड़ा कम कम लगा लीजिए तो 2 किलो ले लेंगे, तो इस आधार पर जैसे 30 रुपए था तो उसने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने 30 से कम करके 28 कर दिया तो आप ले आए, या दूसरा कोई कस्टमर आया तो 30 से यानी 30 में मिल गया। तो आप ये देखें कि जो 30 है ये सामान्य कीमत है और ये घटकर 28 हो गई, ये बाजार कीमत है, ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सामान्य कीमत है वो स्थिर रहती है, वो दीर्घ काल में यानी निर्धारित होती है। बाजार कीमत उसके इर्द गिर्द घूमती है, बाजार कीमत तुरंत बदल सकती है, ठीक है, लेकिन सामान्य कीमत हमेशा स्थिर रहती है। तो ऐसे कह सकते हैं दीर्घ काल में मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित जो कीमत होती है उसको सामान्य कीमत कहते हैं, ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र की मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा लिखिए। इसको दोस्तों आप करेंगे एक लाइन में। देखिए मार्शल जो है इकोनॉमिस्ट थे, अल्फ्रेड मार्शल, इनकी बुक आई थी 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी वो हम आपको बताते हैं और निश्चित उत्तरी क्वेश्चन है तो एक लाइन में करेंगे। देखिए इनकी क्या परिभाषा थी देखते हैं। यहां पर आपका प्रश्न संख्या 8 है, अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। क्या कहा मार्शल ने? मनुष्य के भौतिक कल्याण, फिजिकल वेलफेयर का अध्ययन है अर्थशास्त्र, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय क्या है, यानी वस्तु विनिमय क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका मेनली मतलब ये जैसे कि आपके पास गेहूं है और आपके फ्रेंड के पास चावल है, तो आपने गेहूं से चावल दे दिया, यानी वस्तु से वस्तु को आपने विनिमय कर लिया, तो इसी को कहेंगे वस्तु विनिमय, ठीक है। अब इसकी आपको अच्छे से परिभाषा लिखनी है तो आप ऐसे कहेंगे वस्तु विनिमय की परिभाषा, जब मनुष्य परस्पर अपनी वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी माध्यम की सहायता से करता है तब उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इसी को वस्तु विनिमय को ही हम प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर अब ह्रासमान प्रतिफल के नियम का कथन लिखिए। यानी जो प्रतिफल ह्रासमान नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, इसको हम बढ़ती लागत का नियम कहते हैं। तो इसके बारे में यानी ये क्या कहता है वो लिखना। देखिए इसका मतलब यही है कि आप अपने उपज बढ़ाने के लिए श्रम व पूंजी की इकाइयों में वृद्धि किया, लेकिन जो आपको उपज मिल रही है वो घटते हुए अनुपात में मिल रही है। घटते हुए अनुपात का मतलब यह कि आपने जिस अनुपात में लगाया है श्रम व पूंजियां उससे कम अनुपात में मिल रही है, ठीक है। तो यही इसका डिफिनेशन मतलब इसका मतलब है। अब परिभाषा रूप में हम इसको कैसे कहेंगे वो देखते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपादानों की मात्रा में वृद्धि कर, कुछ उपादानों मतलब वही श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन घटते हुए अनुपात में वृद्धि होती है, तो उसको कहेंगे हम यहाँ पर प्रतिफल ह्रासमान नियम। एक और बार परिभाषा देखिए, वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में घटते हुए अनुपात में वृद्धि होती है, इसी को प्रतिफल ह्रासमान नियम कहते हैं। सहकारिता का अर्थ और परिभाषा लिखिए। देखिए सहकारिता का मतलब यही होता है, देखिए इसका पहले इसको शब्द को तोड़कर देखिए, सह प्लस कार्य यानी साथ साथ कार्य करना, साथ मिलकर कार्य करना, उसी को कहते हैं सहकारिता, ठीक है। अब ये मेनली देखिए आप ऐसे कह सकते हैं सहकारिता के बारे में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, अर्थ और परिभाषा। अर्थ इसका यही है कि आर्थिक संगठन का वह रूप जिसमें कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से अपने संसाधनों को स्वेच्छा पूर्वक एकत्रित करते हैं, सहकारिता उसी को कहते हैं। परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो एक लाइन की परिभाषा है, एकदम उपयुक्त परिभाषा। सहकारिता संगठन द्वारा बनाई गई प्रभावपूर्ण आत्म सहायता है। क्या?
संगठन द्वारा बनाई गई प्रभावपूर्ण आत्म सहायता ही है सहकारिता। और ऐसे आप इकोनॉमिस्ट का नाम लिखेंगे, होरेस प्लंकेट, उन्होंने इस डिफिनेशन को दिया था सहकारिता के। तो इकोनॉमिस्ट का नाम ऐसे करके हम लिख देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इच्छा तथा आवश्यकता में भी भेद कीजिए। यानी जो इच्छा होती है यानी डिजायर और आवश्यकता यानी वांट में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। अधिलघुत्री प्रश्न है तो 50 शब्दों में अंतर लिखना है यहाँ पे, और 5 अंतर आप लिख देते हैं तो वो अच्छा माना जाएगा। देखिए इच्छा क्या है, इच्छा तो मतलब बहुत ज्यादा हो सकती है, सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि एक पूरी होती है दूसरी उजागर हो जाती है। ठीक है, अब अंतर में आप ऐसे कर सकते हैं कि अब देखिए ऐसे यहाँ पर आप 2 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इच्छा, यहाँ पर लिखेंगे आवश्यकता। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप इसमें अंतर करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इच्छा, यहाँ पर आवश्यकता। पहला अंतर क्या होगा, यहाँ पर इच्छा में, इच्छा जो है व्यापक अवधारणा है यानी बहुत व्यापक अवधारणा है, जबकि आवश्यकता ये संकुचित अवधारणा है। दूसरी क्या अंतर है, देखिए प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं होती, जो प्रत्येक इच्छा है वो आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लेकिन प्रत्येक आवश्यकता इच्छा होती है। देख क्यों, क्योंकि देखिए सिर्फ वही इच्छा आवश्यकता बन सकती है, जिस इच्छा यानी सिर्फ वही इच्छा आवश्यकता बनेगी जिसको यानी पूरा करने के लिए आपके पास साधन और तत्परता दोनों है, वही सिर्फ आवश्यकता बनेगी। अब और अंतर देखिए, आवश्यकता जो है वो इच्छा को जन्म देती है, और आवश्यकता इच्छा को जन्म देती है और आवश्यकता इच्छा का ही परिणाम है। जैसे कि आपको किसी चीज की इच्छा हुई और उसका पूरा करने के लिए आपके साधन तत्परता दोनों है आपके पास, तो वो आवश्यकता बन गई, लेकिन आवश्यकता प्रारंभ में इच्छा ही थी। तो ये अंतर है। अगला अंतर क्या है, प्रत्येक इच्छा की संतुष्टि करना असंभव है यहाँ पर, लेकिन आवश्यकता विशेष को संतुष्ट किया जा सकता है आसानी से। देखिए इच्छा तो इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जिनको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यकताएं तो सीमित होती हैं जिनको संतुष्ट किया जा सकता है। और अंतर देखिए, जो इच्छा है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है, यानी इच्छाएं काल्पनिक भी हो सकती हैं, आप कल्पना भी कर सकते हैं मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, तो वो सिर्फ काल्पनिक है। लेकिन आवश्यकता रियल होती है, आवश्यकता सिर्फ आपकी वास्तविक होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 13, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर नाम में अंतरराष्ट्रीय, तो 2 राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फिर है सांकेतिक मुद्रा, यहां पर 14वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, साख द्रव्य क्या है, यानी क्रेडिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन वर्ष 2016 में भी आया था, जिसको हमने सॉल्व कराया। ठीक है, तो इसको यहां पर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का यहां पर क्या होगा, देखिए क्रेडिट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड क्रेडो से निकला है, जिसका मतलब होता है, क्रेडो का मतलब होता है बिलीव यानी विश्वास, और क्रेडिट का मतलब होता है आई बिलीव यू। क्रेड जो है वो संस्कृत से निकला है, जिसका मतलब है आई बिलीव यू, और क्रेडिट से क्रेडो जो है वो लैटिन का, जिसका मतलब है बिलीव। अब परिभाषा कैसे देखेंगे, निश्चित धनराशि जो कुछ उद्देश्यों के लिए कुछ शर्तों पर कुछ ब्याज के साथ प्रदान की जाती है, जिसे जल्दी या बाद में चुकाया जा सकता है, उसे क्रेडिट यानी साख कहते हैं। साख मतलब ऋण होता है। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी provide for certain purpose on certain conditions with some interest which can be repaid sooner or later, ऐसे आप कह सकते हैं। फिर देखिए सांकेतिक मुद्रा की परिभाषा लिखिए। देखिए मुद्रा का एक प्रकार है जो मुद्रा के पदार्थ के आधार पर आता है, एक होता है सांकेतिक मुद्रा। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे सांकेतिक मुद्रा को, ठीक है, यहाँ पे परिभाषा लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सांकेतिक मुद्रा को, इसके कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको आप लेके एक परिभाषा बना सकते हैं। जैसे सस्ती धातुओं का प्रयोग, अंकित मूल्य का धात्विक मूल्य से अधिक होना, सीमित ढलाई, सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा, ये है। फिर देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे अगला है, लाभ तथा लगान में अंतर लिखे, यानी रेंट और प्रॉफिट में अंतर लिखना है। तो इसको हम देख लेते। जैसा कि मैंने बताया है, आपको अंतर लिखने के लिए आप इधर लिखेंगे लाभ, इधर लिखेंगे लगान, यानी यहां पर प्रॉफिट और रेंट। तो प्रॉफिट में देखिए, लाभ में क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि लाभ यानी जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ उद्यमी को, यानी एंटरप्रेन्योर जो होता है, उद्यमी जो होता है, यानी उद्यम का जो साधक होता है, उसे प्राप्त होता है। लेकिन लगान जो है वो भूमिपति
यानी लगान पारितोषिक के रूप में भूमिपति यानी लैंड लॉर्ड को प्राप्त होता है। अब देखिए लाभ जो है अनिश्चित तथा अप्रत्याशित राशि है, लेकिन इसका मतलब यह है कि या कितना लाभ मिलेगा आपको यह आप निश्चित नहीं है और ना ही प्रत्याशित है। लेकिन लगान तो पूर्व निश्चित होता है, क्योंकि भूमि का क्या लगान देना है वो तो पूर्व निश्चित होता है। अब देखिए लाभ जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई कंपनी जैसे खड़ी की है आपने, तो आप उद्यमी है, आप उसके एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी ये तो नहीं पता, यानी दोनों हो सकते हैं। लेकिन लगान जो है वो धनात्मक होता है, क्योंकि जो भूमि का आपको मिलेगा लगान वो तो यानी माइनस में नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। ठीक है, फिर देखिए लगान में क्या होता है, लाभ में लाभ गत्यात्मक अर्थव्यवस्था है, जबकि लगान हमारी स्थैतिक तथा गत्यात्मक दोनों अर्थव्यवस्था है। फिर से कुछ हम देख लेते हैं अंतर को। लाभ जो है उद्यमी को प्राप्त होता है, लगान भूमिपति को। लाभ अनिश्चित तथा अप्रत्याशित राशि, भूमि पूर्व निश्चित राशि। लाभ धनात्मक ऋणात्मक दोनों, लगान सिर्फ धनात्मक। लाभ गत्यात्मक अर्थव्यवस्था और लगान स्थैतिक तथा गत्यात्मक दोनों अर्थव्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या दिया गया है, रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी। इनकी बुक आई थी 1932 में, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो देखिए गुण क्या है इनकी परिभाषा के, जो विशेषताएं उन्हीं को आप गुण कह सकते हैं। गुण है जैसे मानव व्यवहार का अध्ययन, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या का स्पष्टीकरण, वास्तविक विज्ञान, आपको पता है कहा था इन्होंने, सार्वभौमिक परिभाषा यूनिवर्सल है, विस्तृत क्षेत्र। अब दोष क्या है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है, इन्होंने ही कहा था। और क्या है यहां पर, अर्थशास्त्र के सामाजिक स्वभाव पर उचित बल नहीं दिया, मानव का सदैव विवेकपूर्ण न होना, और जटिल परिभाषा इनकी थी। ये इसके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सहकारिता के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो कॉर्पोरेशन सहकारिता होती है उसके क्या सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, उसका यहाँ पर वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो मैं बताता हूं। देखिए सहकारिता के कुछ सिद्धांत ऐसे जैसे ऐच्छिक संगठन है। ऐच्छिक संगठन मतलब आप अपनी इच्छा से उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। लोकतंत्रीय प्रबंधन दूसरा इसका वो है, यानी ऐच्छिक संगठन, लोकतांत्रिक प्रबंधन, ये सिद्धांत है। और पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता, नैतिक मूल्यों पर बल, खुली सदस्यता, यानी सदस्यता खुली सदस्यता होती है, कोई भी सदस्य बन सकता है, ये इसके सिद्धांत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 जो आपको 300 शब्दों में कम से कम 2 पेज में उत्तर देने होते हैं। इसके आपको 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। देखिए क्या है, कृषि सहकारी समितियों का उत्पादन पर प्रभाव की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो कृषि सहकारी समितियां हैं उनका उत्पादन प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका आपको व्याख्या करना है। या आप इसके स्थान पर अथवा में ये कर सकते हैं, बैंक से आप क्या समझते हैं, बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए। जैसा कि आपको बैंक के बारे में पता है कि बैंक वह व्यक्ति अथवा स्थान होता है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करता है। देखिए बैंक जो है वो व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि पता है पहले के समय में क्या था, पहले के जमाने में जो गांव के महाजन साहूकार वगैरह थे वो तो उनको ही वो भी बैंक के एक प्रकार थे, उनको देसी बैंकर कहा जाता है। तो इस आधार पर बैंक जो है वो सिर्फ संस्था ही नहीं एक व्यक्ति भी हो सकता है। तो यह है। अब देखिए बैंक के कुछ कार्य क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो हम देखते हैं। यहां पर जैसे आप बैंक के बारे में देखिए, वो बैंक जो है वो ऋण प्रदान करता है, ऐसा आप कर सकते हैं। और कुछ और कार्य जैसे जमा राशियां स्वीकार करता है, चालू खाता, जैसे ये सब खाता है, जैसे चालू खाता, सावधि खाता, बचत खाता, गृह बचत खाता, ये सारी। और पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है, साख पत्रों का निर्गमन करता है, मूल्यवान वस्तु को सुरक्षित रखता है। जैसा कि आपने अपना जो गोल्ड वगैरह है उनको भी आप सुरक्षित रखते हैं बैंक के लॉकर में, तो वही है। और विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है, ये सारे इसके कार्य हैं। तो यही सारे हैं। अब देखिए अब क्या आप कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20 क्या है, मुद्रा से क्या अभिप्राय है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले वर्ष 2016 में भी आया था ये क्वेश्चन, जिसका पेपर है हमारे चैनल पर, वहां से आप देख लेंगे। देखिए मुद्रा क्या है उसके बारे में देखें तो 2 परिभाषाएं बताऊंगा। पहली परिभाषा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और अर्थशास्त्री इसके हैं
विदर्स हार्टले इन्होंने दिया था। परिभाषा ये एकदम बड़े, भले ही आपको असहज लग रही हो ये परिभाषा की मुद्रा वह जब मुद्रा का कार्य करे, लेकिन अर्थशास्त्री का नाम ऐसे आप करके विदर्स हार्टले लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। और एक और परिभाषा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। ये परिभाषा दिया था विलियम नेप ने, तो आप अर्थशास्त्री का नाम नीचे जरूर लिखेंगे। अब देखिए ये तो मुद्रा के बारे में हो गया, और मुद्रा के कार्य, तो क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ पर मुद्रा के, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मुद्रा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना होता है। देखिए यहाँ पर आप मुद्रा के कार्यों का ऐसे आप यानी कम से कम आप कुछ बिना पढ़े भी आप मुद्रा के कार्य लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या कार्य हो सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट, यहां पर मुद्रा के कार्यों में आप कर सकते हैं। मुद्रा के देखिए 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा है सहायक कार्य, तीसरा है आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्य में देखिए क्या क्या है, प्रमुख कार्य, इसमें आप जैसे विनिमय का माध्यम है, आपको पता ही एक्सचेंज करते हैं मुद्रा से, मूल्य का मापक है। और सहायक कार्य में मूल्य या क्रय शक्ति का संचय, दूसरा है भावी भुगतान का माप, तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण ये। और आकस्मिक कार्य है, इसमें है राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादक को अधिकतम लाभ, पूंजी को तरल व गतिशील बनाने में सहायक, शोधन क्षमता की गारंटी तथा निर्णय का वाहक। ये सारे मुद्रा के आपके कार्य होते हैं। या इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं, आप देखिए अथवा करके यहां पर दिया हुआ है श्रम की गतिशीलता, श्रम की लिखिए, और श्रम की गतिशीलता में बाधक तत्व जो है वो लिखिए। श्रम की गतिशीलता नहीं, मोबिलिटी ऑफ लेबर। श्रम की गतिशीलता देखिए, श्रमिक वह है जो श्रम करता है, यानी मजदूर जो होते हैं उनको श्रमिक कहते हैं। तो देखिए श्रमिक का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय पर जाना श्रम की गतिशीलता कहलाता है। जैसे कि कोई श्रमिक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यवसाय कर रहा है तो उसी को हम कहेंगे श्रम की गतिशीलता। तो इसको हम परिभाषा रूप में कैसे कहेंगे उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए श्रम की गतिशीलता का अर्थ क्या होगा। श्रम की गतिशीलता से अभिप्राय श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय पर जाने की योग्यता जो है श्रमिक की, उसी को हम कहते हैं श्रम की गतिशीलता। अब ये तो गतिशीलता हो गई। अब पर गतिशीलता में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, देखिए स्थानीय तथा पारिवारिक मोह। जैसा कि जो श्रमिक है वो पारिवारिक मोह भी उसको रोकता है, श्रम की यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्थानीय मोह भी उसमें बाधा बनता है। संपत्ति तथा पैतृक व्यवसाय का मोह और भाषा तथा रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म आदि की भिन्नता, जलवायु की भिन्नता और आराम पसंद स्वभाव, श्रमिकों की निर्धनता और यही सारी आपकी परिवहन सुविधाओं की कमी, अज्ञानता तथा सामान्य शिक्षा की कमी, व्यावसायिक शिक्षा की कमी, ऋणग्रस्तता, साहस तथा महत्वाकांक्षा का अभाव, सरकारी नीति, ये सारे इसमें बाधाएं हैं जो श्रम की गतिशीलता में रुकावट करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या जो लास्ट है आपका, प्रश्न संख्या 21, ग्रामीण समाज की समस्याओं तथा समाधान को स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारी रूरल सोसाइटी है, जो ग्रामीण समाज होता है, उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और किन किन समाधानों से हम उन समस्याओं को जो है दूर कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। देखिए ग्रामीण समाज की समस्याएं कुछ जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे कृषि संबंधी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं। कृषि संबंधी समस्याओं में आपका क्या क्या आ जाएगा, देखिए कृषि जोत का उपविभाजन तथा विखंडन, भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार, फसलों के रोग तथा कीटाणु, प्राचीन कृषि यंत्र, वर्षा की अनिश्चितता, दोषपूर्ण भूमि व्यवसाय, अच्छे पशुओं का अभाव, कृषकों की ऋणग्रस्तता, उत्तम बीज, खाद व सिंचाई सुविधाओं का अभाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, निर्धनता तथा शिक्षा, कुटीर उद्योगों का पतन, दोषपूर्ण बिक्री व्यवस्था, भूमि की उत्पादक शक्तियों में ह्रास। आर्थिक समस्याएं क्या होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, विक्रय की समुचित व्यवस्था का अभाव, ऋणग्रस्तता और ब्याज की ऊंची दर, आवागमन और संदेश वाहन के साधनों की कमी, कुटीर और ग्राम उद्योगों को कम सहायता, भूमिहीन कृषि मजदूरों की समस्या, पशुओं की ऊंची दर, आवागमन और संदेश वाहन के साधनों की कमी,
ये सारे आप कर सकते हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं। वन संपदा की अव्यवस्था। अब आप यहाँ देखेंगे सामाजिक समस्याएं, नहीं सोशल जो आपके प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स, इसमें निरक्षरता और अशिक्षा, यानी निरक्षरता है, साक्षर नहीं, और अशिक्षा, निर्धनता और बेकारी, स्वास्थ्य की बुरी दशा। ठीक है, अब समाधान क्या होगा इन सारी समस्याओं का? जैसे आप कृषि की दशा में सुधार कर से समाधान कर सकते हैं, आर्थिक पुनर्जागरण से भी, सामाजिक पुनर्निर्माण, राजनीतिक पुनर्निर्माण, ये सारे इसके समाधान है ग्रामीण समाज की समस्याओं की। अब अथवा में आप इसे भी कर सकते थे, भारत में कृषि यंत्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी जो भारत में कृषि एग्रीकल्चरल मशीनाइजेशन है भारत में, उस पर आपको उसके बारे में लिखना होता है। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या होता है देखिए, कृषि यंत्रीकरण, भारत में कृषि यंत्रीकरण का अर्थ क्या है? देखिए, भारत में श्रम की अधिकता, भारत में श्रम की अधिकता तथा पूंजी की कमी है, जिस कारण यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि का यंत्रीकरण न तो संभव है और न ही वांछनीय है। देश में भारी कृषि यंत्रों के स्थान पर छोटे कृषि यंत्रों का प्रयोग व्यवहारिक तथा लाभदायक सिद्ध होगा। देश की 5वीं तथा 6ठी पंचवर्षीय योजना में चयनात्मक यंत्रीकरण अपनाने का निश्चय किया गया था। 7वीं योजना में उपकरणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास करने का प्रावधान था। 8वीं योजना में यंत्रीकरण को धीरे धीरे अपनाने की बात कही गई। देखिए, पंचवर्षीय योजना जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग 1950 में गठन, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं 2012 से 2017 तक। 1 जनवरी 2015 को, यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया। तो ये आपके पूरे 21 प्रश्न थे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए इसका, तो उसके लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप आज ही आपको इसके अलावा 3 पेपर और हमारे चैनल पर मिलेंगे। 2018, 19, 20 और 16 का मिल ही चुका है आज ही। 6 पेपर हो जाएंगे। 2020 और 23 का पढ़ा हुआ है। 3 वीडियो है इकोनॉमिक्स के, उनको आप देखेंगे। इससे आप कम से कम अपने नंबर 40 से 45 नंबर जरूर स्कोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2018 के पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।